हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS सिकाबाद पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले की क्लास में हम आपको रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाए गए द्वैध शासन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके थे कि रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया, उसके क्या क्या परिणाम हुए। रॉबर्ट द्वारा जो द्वैध शासन लगाया गया, परिणाम में कितनी भयंकर महामारी आई और उसमें चेचक की बीमारी भी आई। उस टाइम पे वो भुखमरी इतनी भयंकर फैली भारत में कि लाखों करोड़ों लोगों की उस समय पे जान गई थी। इसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। उसने क्या किया, जब द्वैध शासन के परिणाम क्या हुए, हमने आपको बता दिया था द्वैध शासन के परिणामों में आगे कि चेचक की बीमारी है, ये 1 करोड़ लोग मर गए। इसके बाद उन्होंने आगे क्या किया, उसने 10% अतिरिक्त कर लगा दिए लोगों पे। क्या करा, 10% लोगों पे क्या करा, अतिरिक्त कर लगा दिए। इसके बाद देखें विद्रोह होता है। उसके बाद कौन सा विद्रोह होगा, सन्यासी विद्रोह। जो दसनागी नागा होते हैं और गिरी समुदाय, ये लोग क्या करते हैं, सन्यासी विद्रोह कर देते हैं इसके खिलाफ। इसका जिक्र किस में मिलता है, गिरी समुदाय का जिक्र किस में मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है आनंद मठ में इन सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलेगा। इन सन्यासी लोगों का, यानी गिरी समुदाय और दसनागी नागा हैं, इन लोगों का जिक्र किस में मिलेगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक कौन सी है, आनंद मठ पुस्तक है, उसमें इन समुदायों के बारे में जिक्र मिलेगा। जो 1882 में बंगाली भाषा में लिखी गई। KM पढ़कर ने क्लाइव के शासन को डाकुओं का शासन कहा था। KM पढ़कर थे, उन्होंने क्या कहा था, क्लाइव के शासन को डाकुओं का शासन कहा था। क्लाइव ने मुगल सम्राट को रबर स्टाम्प बना दिया था। असैनिक सुधार देखेंगे, नॉन आर्मी रिफॉर्म हुए इसके समय पर। निजी व्यापार इसका होने लगा, इस टाइम पे निजी व्यापार होने लगा। शपथ पर साइन हो गए, होने लगे। 1765 में व्यापार सभा बनाई इसने। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन क्लाइव फंड से देने लगा। क्या करा इसने, जो अवकाश प्राप्त कर्मचारी थे उनको क्या किया इसने, पेंशन देने लगा अपने फंड से। इसके बाद दूसरा का आता है कौन, दूसरा आता है अंग्रेज हॉलवेल, 1760 में आया ये। इसी के समय ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई। नंबर 3 पे आता है बेंसिटॉड, 1760 से 1765 तक रहा ये। बक्सर का युद्ध इसी टाइम लड़ा गया, 1764 में। 4 पे आता है कार्टियर, 1769 से 72 तक रहा। बंगाल में अकाल आया इसी के टाइम, 1770 में। 5 पे आएगा वॉरेन हेस्टिंग, ये 1772 से रहा 85 तक, यानी 13 साल तक इसने क्या, 14 साल तक शासन किया। 1772 से 1773 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा ये। 1772 में द्वैध शासन को ख़त्म किया इसने। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसने बना दिया। इजारेदारी प्रथा इसने शुरू कर दी। 1772 में 5 वर्षीय इसने ठेका दे दिया इजारेदारी प्रथा का। 1776 में 1 वर्षीय कर दिया। क्या किया इसे, पहले इसने क्या किया, 5 वर्षीय ठेका दे दिया, फिर इससे बदल के इसने क्या कर दिया, 1776 में इजारेदारी प्रथा को क्या कर दिया, 1 वर्षीय कर दिया। 1781 में कलकत्ता में आलिया मदरसा की स्थापना इसने की। कौन से मदरसा की, आलिया मदरसा की। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उसमें कहाँ पे स्थापना की, विलियम जोन्स ने 1773 में कोलकाता में जज बना था ये। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की, जो 1773 में कोलकाता में क्या बना था, जज। भागवत गीता 1785 में और हितोपदेश 1787 में इनका क्या किया इसने, इनको इसने क्या किया, पढ़ा, यानी इनका अनुवाद भी कराया किसने, चार्ल्स बिलिंग्स ने। मनुस्मृति देखेंगे तो 1776 में एक कोड टू जनरेशन टू चार्ल्स बिलिंग्स प्लस अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने इसमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपियन, यानी मनुस्मृति इसने पढ़ी थी, उसको किसने क्या कहा था, ए कोड टू जनरेशन 2। संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। 1773 में इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, कहाँ पर, कलकत्ता में। नंद कुमार पर मुकदमा इसने कराया 1775 में। नंद कुमार को फांसी कब हो गई थी, 15 अगस्त 1775 में क्या हुई, नंद कुमार को फांसी। 1780 में पहला अखबार आया, कौन, भारत में पहला अखबार 1780 में कौन सा आया, पहला अखबार बंगाल गजट, 1780 में ये छपा।
इसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस और हेमकी वीकली, ये यानी साप्ताहिक एक अखबार था। बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग आया था। इसी अखबार के द्वारा क्या हुआ, जब इस अखबार का छपने लगा तो लोगों के पास जानकारियां पहुंचने लगी कि भारत में कहाँ पे क्या क्या अत्याचार अंग्रेज कर रहे हैं। तो बर्क द्वारा हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग चलाया गया 1787-1795 तक। इसके बाद आया मैकरफसन, आया 1785 से 86 तक। ये कारवाक गवर्नर जनरल रहा। ये क्या रहा? कारवाक गवर्नर जनरल। इसके बाद आता है कॉर्नवालिस, 1786 से ये 1793 तक रहा। फिर ये 1805 तक भी रहा। नागरिक सेवा व पुलिस सेवा का इसे क्या कहा जाता है? जन्मदाता। नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का इसे क्या कहा जाता है? जन्मदाता। सिविल सर्विस यानी ब्रिटिशर को हायर पोस्ट देना, और इंडियंस को क्लर्क यानी छोटी मोटी क्लर्क की पोस्ट, पियून यानी चपरासी की पोस्ट देना। इसी के समय ये कार्यभार शुरू हुए, यानी नस्लीय भेदभाव ये इसने करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आया पुलिस रिफॉर्म आया, जिसमें जिले में मजिस्ट्रेट इसने कर दिया। किसके लिए? निरीक्षण के कार्य के लिए। जिला अधीक्षक बना दिया। थाने को क्या कर दिया? चौकी इंचार्ज यानी दरोगा। थाना में क्या होगा? चौकी इंचार्ज होगा, जिसे दरोगा कहा जाएगा। इसने क्या किया? पुलिस रिफॉर्म में ये बदलाव लाया। ये 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया इसने। 19% क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा कर दिया इसने, और इसने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। इसका अन्य नाम क्या था? इस्तेमारी प्रथा इसने शुरू की। ये स्थायी बंदोबस्त का विचार क्या किसने दिया था? जॉन शोर ने, जो रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था जॉन शोर। जेम्स ग्रॉट कागजों की देखभाल जेम्स ग्रॉट करता था। मुख्य सारिस्तादार भी यही था। कॉर्नवालिस तीनों के मन में आया था। तीनों के मन में क्या आया था? कॉर्नवालिस। सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ? ये बंगाल और बिहार में। इसने कौन सा रेवेन्यू बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया, इसने 10-19% क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो जो हिस्सेदारी प्रथा लगाई, इसका सबसे पहले कहाँ पे लागू इसे कर दिया गया? बंगाल और बिहार में। राजस्व दर निश्चित कर दी गई इसके शासन में। जमींदार की भूमि का स्वामी बनाया गया। जमींदार को क्या कराया गया? भूमि का स्वामी बना दिया गया। वसूली के लिए सूर्यास्त का नियम यानी 1794 में इसने लागू किया। रेतवाड़ी व्यवस्था इसने लागू कर दी। 51% क्षेत्र पर क्या किया? रेतवाड़ी व्यवस्था शुरू कर दी। इसमें क्या किया इसने? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पहले क्या होता था, जब राजा लोग कर वसूलते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या था? जमींदार लोग हुआ करते थे। किसान सीधे नहीं देते थे टैक्स, पहले जमींदार को देते थे। जमींदार दे दिया करता था राजाओं लोगों को। कर वगैरह जो वसूला जाता था वो जमींदारों के पास जाता था। इसके बाद जमींदारों के थ्रू पहुंचता था, जो बड़ा शासक हुआ करता था उसके पास। पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने क्या करा? रेतवाड़ी व्यवस्था में 91% क्षेत्र पर क्या किया? कर लगा। बट उसमें उन्होंने क्या किया? जमींदार पद को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा? अब हम सीधा कर वसूलेंगे। किनसे? किसानों से सीधा, यानी कर हम वसूलेंगे। तो देख रहे हैं आप सभी कितना अत्याचार होता चला आ रहा था हमारे किसानों पे। अगर अभी तक आपने क्लास को यानी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना नहीं भूलें। इसको क्या किया गया? 1792 में 12 महल में कर्नल रीड द्वारा इसे शुरू किया गया था। 1820 में मद्रास के गवर्नर में थॉमस मुनरो ने शुरू की थी ये प्रथा। ये मतलब ये काम शुरू किया था 1820 में मद्रास के गवर्नर ने। किसान को भूमि का स्वामी बनाया गया। साहूकारों का जन्म होने लगा। माहलवाड़ी व्यवस्था शुरू कर दी। इसके बाद 30% क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रहेगा माहलवाड़ी व्यवस्था में। महाल यानी ग्राम से सामूहिक वसूली होगी। कंपनी भूमि का मालिक होगी। कंपनी दर लगेगी, यानी उस पर टैक्स कितने % दर लगेगी? 50 से 80%। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया। इसे पश्चिम बंगाल और यूपी में से शुरू किया गया। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता लागू हुई। कलेक्टर सिर्फ राजस्व निर्धारण करेगा, यानी कलेक्टर को केवल वही अधिकार दिया गया जो यानी कि लाभदायक ज़्यादा नहीं हुआ करता था। मतलब वो उतने ही काम कलेक्टर को सौंपे गए जिससे कि एक बड़ा जागरूकता अभियान नहीं चालू हो जाए, यानी लोगों को जागरूक नहीं होने लगे। क्योंकि धीरे धीरे करके जनता जागरूक होने का कारण था कि हमारे राजाओं ने जो पैर खींचे थे तो जनता जान गई थी हमारे राजाओं में अब दम नहीं रही लड़ने के लिए। तो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है यहाँ पे ये लोग अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं? ये पदों को तो पदों पे लोगों को तो रख रहे हैं अपने और मतलब देश के भी और अपने देश के भी। बट वो
निश्चित एक दायरा कर दे रहे कि इतना ही काम कर सकोगे आप। तो कलेक्टर को क्या कर दिया गया, सिर्फ राजस्व निर्धारण करेगा, ये कर दिया गया। फौजदारी मामलों में सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश होंगे। गवाही में धर्म आधार नहीं है, ठीक है, यानी गवाही में क्या होगा, धर्म को आधार नहीं माना जाएगा। 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, जोनाथन डंकन ने की। जोनाथन डंकन ने क्या की, संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में। इसके बाद जॉनसन आया 1793 से 98 तक। हस्तक्षेप की नीति इसने लागू कर दी, यानी कि अब किसी भी काम में, अंग्रेजों के किसी काम में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आया बेलेजली 1798 से 1805 तक रहा ये। सहायक संधि को अपनाया इसने। इस संधि की वजह से फ्रांसीसियों का प्रभाव खत्म हो गया था। हैदराबाद को इसने अंग्रेजी शासन में एकत्रित करने, मतलब कौन कौन से लोगों को इसने अपने शासन में आते ही किसको अपने शासन में एकत्रित कर लिया। तो हैदराबाद को इसने एकत्रित किया 1798 में, मैसूर और तंजौर को 1799 में, अवध को यानी 1801 में, पेशवा को 1802 में, भोसले को 1803 में और सिंधिया को 1804 में। ये सभी लोग क्या हुए, अंग्रेजी शासन में एकत्रित हो गए, यानी इकट्ठे हो गए। टाइटल इसे क्या मिला, बंगाल का शेर कहा जाने लगा किसे, बेलेजली को। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की इसने स्थापना की कोलकाता में। पहला प्रेसिडेंट इसके समय कौन बना, चार्ल्स आयर। इसके समय पे कौन इसका पहला प्रेसिडेंट बना, फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रेसिडेंट कौन बना, चार्ल्स आयर। इसके समय पे यानी कि भारत में कॉलेजों की भी स्थापना होने लगी। बट हमारे राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए, इसीलिए इसे बंगाल का शेर कहने लगे लोग, क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी रियासतें थी, उन्होंने अपने पैर इसके सामने टेक दिए, यानी हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन सभी परिवार ने इनके सामने अपने घुटने टेक दिए, जिसकी वजह अब हमारे राजा ही थे जो अंग्रेजों से भिड़ नहीं पाए और अपने को छोटा समझ के अपनी को हार महसूस करके बैठ गए। इसके बाद शासन में आएगा कार्नवालिस। कार्नवालिस कब से कब तक रहा, 1805 में समाधि यानी गाजीपुर में इसकी कार्नवालिस की यानी जो खत्म हुआ हो गया ये कार्नवालिस। इसकी मृत्यु कब हुई, 1805 में। इसकी समाधि कहाँ बनाएगी, गाजीपुर यूपी में इसकी समाधि बनाएगी। इसके बाद आएगा बार्लो। इसका जिसने ज़्यादा कुछ अच्छे काम या गलत काम नहीं किए, इसलिए इसका शासन थोड़ा ही रहा। बार्लो रहा 1805 से 1807 तक इसका शासनकाल रहा बार्लो का। अब आएगा मार्लो मिंटो सुधार, जिसके नाम से जाना जाता है, यानी मिंटो प्रथम आएगा। 1807 से 1813 तक रहा ये। 1809 में राणा रणजीत के साथ अमृतसर संधि इसने की। मार्लो मिंटो जो प्रथम आया था उसने क्या किया, 1809 में राणा रणजीत के साथ अमृतसर संधि की इसने। मार्विल हेस्टिंग आया इसके बाद 1813 से 23 तक रहा ये। इसका अन्य नाम क्या था, अर्ल ऑफ मोयरा, जॉन एडम्स। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसने 1820 में फिर शुरू की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 इसके समय लड़ा गया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16, 1760 मीर कासिम के साथ लड़ा गया और 1802 में कैप्टन नोम्स के समय लड़ा गया। ये युद्ध आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ इसके समय। 28 नवंबर 1815 में सिंगरौली की संधि हुई। सिंगरौली ये कहाँ पर पड़ता है, ये पुनः संधि हुई थी कब, 1816 में। ये 18 नवंबर 1815 में एक संधि हुई, फिर इसके बाद इससे पुनः संधि हुई 1816 में, यानी 2 बार सिंगरौली की संधि हुई। किसके बीच, मार्वल हेस्टिंग के बीच। पिंडारियों का दमन देखिए, 1817 में इसके समय पिंडारियों का दमन हुआ, 1817 से 1818 तक। 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया। इसी के समय क्या आया, मार्वल हेस्टिंग के समय, यानी कि मार्वल हेस्टिंग के समय क्या आया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम आया। इसी समय पिंडारियों का क्या हुआ, दमन हो गया। इसके बाद आता है एम हर्स्ट 1823 से 1828 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसी समय हुआ 1824 से 1826 तक। जीत किसकी हुई, इसमें अंग्रेज जीते थे। 1826 में याडू संधुई। सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में, डलहौजी के समय पे ये हुआ। और थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, 1885 से 86, ये डफरन के समय हुआ है। इसके बाद शासन में कौन आता है, विलियम बेटिंग। 1828 से 1835 तक शासन में कौन रहता है, विलियम बेटिंग। 1828 से 1833 के बीच ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, विलियम बेटिंग। 1833 से 1835 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा ये। 1833 के एक्ट से ये भारत का गवर्नर जनरल बना था कौन, विलियम बेटिंग।
सती प्रथा का अंत हुआ इसी के समय 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इसी के समय पे क्या हुआ, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। तो आप सभी ने देखा, यानी कि जब हम क्लास के इंडियन हिस्ट्री क्लास स्टार्ट करी थी हम लोगों ने, हमने बताया था आपको पॉइंट टू पॉइंट हम आपको लेके चलेंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करके आए थे, यानी प्राचीन भारत से स्टार्ट किया। इसके बाद हम अब आ चुके हैं यानी कि 1947 की तरफ पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ा हमने, रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल को पढ़ा। हॉलवेल अंग्रेज भारत में आया, इसके बाद कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस के बाद बेलेजली आया, यानी जो बड़े बड़े शासक आए उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। बेलेजली आने के बाद इसके बाद देखा आपने, यानी मार्वल हेस्टिंग आया। हेस्टिंग के बाद यानी शासन में कौन आए, एम्स्टर्डम आया और विलियम बेटिंग आ चुका है। यानी विलियम बेटिंग हमारा कौन रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा और भारत का गवर्नर जनरल भी रहा। ये 1833 के एक्ट से बना था। तो आपने देखा हमारी आज की क्लास कहाँ तक पहुँच चुकी है, विलियम बेटिंग तक पहुँच चुकी है। तो हमें आशा है हमारी क्लास आपको पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करना नहीं भूलें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में सुझाव देना ना भूलें। तो ऐसे ही हम आपको पॉइंट टू पॉइंट इंडियन हिस्ट्री की क्लास लेकर के आते रहेंगे। तो ऐसे ही मिलते हैं दोस्तों, आने वाली क्लास में हम इससे आगे क्लास लेकर के आपके लिए आएंगे। मिलते हैं आपसे भाइयों दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहिए, लगे रहिए कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।